Hello everyone. Today we are going to discuss about some important or small concept about the cancer, which is related to the class 12th biology chapter human health diseases. और इससे मोटा मोटा अभी हम चैप्टर पढ़ने इसको मतलब पार्ट पढ़ने के बाद कम से कम 10 से 15 10 क्वेश्चन नीट के करेंगे, ठीक है, जो रिसेंट में भी मतलब 25 के 24 के हैं और कुछ एफएमटी के भी हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक रहेगा और क्लास 12 के लिए रहेगा और इसमें हम 8 या 10 रिवाइव कर लेंगे नीट के। इससे क्या होगा कि हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट अवेटेड है, हाई वेटेज है, क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें 5 या 2-3 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाएंगे। हम कुछ पीआईक्यू भी करेंगे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हम ये थोड़ा सा हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है कार्सिनोजेंस एंड कैंसर सेल्स। इसको मैं ऊपर कर लेता हूं, जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूं, ठीक है। जो लिखा है वही मैं पढ़ने जा रहा हूं, वहां पे आप देखिए स्क्रीन चल रही है, ठीक है। कार्सिनोजेंस एंड कैंसर सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी एजेंट्स जैसे फिजिकल एजेंट्स क्या है, केमिकल एजेंट्स क्या है और बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है कैंसर में, ठीक है। क्योंकि हमारा ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस का सबसे लास्ट पार्ट हो जाता है ये और इम्पोर्टेंट पार्ट भी, ठीक। और नॉर्मल सेल्स वर्सेस कैंसर सेल्स के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, कैसी वो सेल्स होती है, कैसी ये सेल्स होती है, उसमें वेरिएशन दिखा जाएगा। आगे चलते हैं क्या। तो व्हाट इज कैंसर, पहले हम ये देखेंगे कैंसर क्या है। तो अनकंट्रोलेबल और अनवांटेड सेल डिवीजन को ही कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर और कैंसर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ट्यूमर क्या होता है, छोटा छोटा अगर मान लो स्मॉल सेल डिवीजन हो रहा है, धीमे धीमे डिवीजन हो रहा है, क्योंकि जो ट्यूमर्स हो गया सेल कैंसर सेल होती है वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं करती। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब जैसे मान लो मैं एक सेल हूं, ठीक। अब मैं अगर मेरे पास अगर स्पेस है, मतलब अगल बगल स्पेस है, कोई सेल नहीं है, तो मैं आराम से मैं यहां पे रहूंगा और डिवाइड करके दूसरा होगा। मैं यहां पे रहूंगा और साइड में कोई नहीं है तो डिवाइड करके दूसरा बन जाऊंगा। मैं यहां पे रहूंगा और डिवाइड करके फिर दूसरा बन जाऊंगा। मैं यहीं पे रहूंगा लेकिन डिवाइड करके फिर चेंज जाऊंगा। इसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। मतलब कोई रुकावट नहीं, कॉन्टेक्ट आराम से हम ऐसे कर लेते, लेकिन ऐसा काम वो नहीं करती। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन फिर समझिए, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे हूं और साइड में कोई सेल नहीं है तो मैं आराम से ऐसे डिवाइड करके यहाँ पे भी मैं बन जाऊंगा, यहाँ पे बन जाऊंगा, सेल डिवाइड करके मैं 2 बन गया, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। लेकिन कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब अगर मान लो कोई बगल में सेल मेरे से एकदम पास सटी हुई है तो मैं डिवाइड नहीं करता, क्योंकि मैं जगह ही नहीं है। मैं यहाँ पे कैसे इधर भी कोई सेल है, इधर भी कोई सेल है, मैं जाऊंगा किधर से, बीच में फिगर नहीं आ सकता। मान लो इधर भी टिश्यू सेल बना के टिश्यू फॉर्मेशन हो गया तो बीच में कैसे मैं डिवाइड करूं। ये काम कैंसर सेल या ट्यूमर नहीं करता। इसे नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। ट्यूमर क्या होता है, जनरली कैंसर की प्रॉपर्टी होती है, पहले स्मॉल पार्ट में चीजें में छोटा छोटा सेल डिवीजन होगा, सेल धीमे धीमे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन वो रेजिस्ट करेगी कि नहीं ये सेल डिवीजन नहीं करना, ठीक, नहीं कर, धीमे धीमे करेगी, तो वो ट्यूमर का स्टेज है। लेकिन जैसा ही ये और तेज होने लगे, तेज होने का मतलब फास्ट होने लगे और तेज, अनकंट्रोलेबल अनवांटेड सेल डिवीजन होने लगे, तो फिर वो कैंसर वो बहुत तेजी से कवर करने लगता है। सेल डैमेज होने लगे, हमारे जो न्यू सेल या नॉर्मल सेल है वो डैमेज होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को खा जाता है। उनकी जो तुम्हारी नॉर्मल सेल है सब कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको खींच के खा जाए, तो ये जनरली हमारा कैंसर। कार्सिनोजेन क्या होता है, बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। वही समझ आती है कि कैंसर और कार्सिनोजेन में क्या डिफरेंस है। कैंसर को देखो नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ट्यूमर होती है। 3 चीजें समझ गए। कैंसर क्या है, एक बड़ी टॉपिक है, एक डिजीज है, ठीक है। और कैसी डिजीज है, जिसमें सेल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन करने से रेजिस्ट करती है और सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। ट्यूमर उसकी प्रॉपर्टी है। और तीसरा पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं इसको। ये है कुछ आपके 4-5 पॉइंट।
नॉर्मल सेल डैमेज कर देगा, अनकंट्रोलेबल अनवांटेड सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके बारे में अभी कुछ और डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए क्या है व्हाट इज कैंसर, जो मतलब आपके एनसीईआरटी में क्लास 12 में एनसीईआरटी में बेसिस में लिखा गया है, उसके हिसाब से यही क्या है व्हाट इज कैंसर। एबनॉर्मल ग्रोथ का मतलब समझते हो, अनकंट्रोल्ड एंड ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल सेल डिवीजन मैकेनिज्म। नॉर्मल सेल डिवाइड करेगी तो डी टू एच1 मिलेगी, लेकिन वो सेल डिवाइड करेगी तो कहीं से डिवाइड करेगी, मतलब बीच से कहीं से उठ के निकल जाएगी, यहां से निकल के यहाँ सेल के ऊपर सेल बनाती, ऊपर एक सेल नीचे लेयर ना उसके ऊपर बना दी, स्ट्रेटिफाइड बना दी, स्ट्रेटिफाइड कर दी। अनकंट्रोल्ड अनवांटेड सेल डिवीजन को बोल देते हैं कैंसर। उसकी प्रॉपर्टी है, कैंसर की प्रॉपर्टी ट्यूमर होती है, इसे नियोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, नॉर्मल सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टच टू अदर सेल्स, कैंसर लॉस दिस प्रॉपर्टी। दोनों जो बताया वही है। ट्यूमर फॉर्मेशन, कंटिन्यूअस डिवीजन लीड टू मास सेल कॉल्ड ट्यूमर। इसलिए बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारा ट्यूमर होता है वो पहले धीरे धीरे सेल डिवाइड करेंगे, तो छोटा छोटा पार्टिकल ऊपर तुम्हारे सेल एक लेयर लगा है उसके ऊपर छोटा सा पार्टिकल, नाम जो कैंसर सेल है उसकी प्रॉपर्टी होती है ट्यूमर। तो पहले तुम्हारा फर्स्ट स्टेज ट्यूमर ही बनेगा, पहले जो तुम्हारे सेल है उसके बाद पहले ट्यूमर फॉर्मेशन हो जगह जगह, छोटा छोटा धीरे धीरे सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगी, ऊपर आके कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को हटाएगी और ऊपर आके ऐसे गोला सा बन जाएगी, फिर गोला सा बन जाएगी, फिर गोला सा बन जाएगी, अभी प्रॉपर्टी बढ़ने लगी। अभी बढ़ते बढ़ते इतनी तेज हो जाए कि मतलब आज तुम यहां देख रहे हो कल यहां पूरा भर जाए, तो इसे कैंसर बोल देते। ये वर्डी का मतलब होता है अनवांटेड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। कार्सिनोजेन कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं, जो चीजें हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं उसे हम बोल देते हैं कार्सिनोजेन। इसको नोट करना था, नोट करने से पहले वर्ड कैंसर, उसके बाद हम प्रॉपर्टी के बारे में चलेंगे। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कैसे होता है, इसका फिजिकल एजेंट क्या है, इसकी बायोलॉजिकल एजेंट क्या है और इसका केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको फॉलो करती है, जिसकी वजह से वो तेज डिवाइड करती है या धीमे डिवाइड करती है या उसकी ट्यूमर फॉर्मेशन करती है या फिर वो मैलिग्नेंट या फिर वो बेनाइन ट्यूमर बन जाती है, वो उसका हम आगे देखेंगे, उसके पार्ट्स हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला, अनरेगुलेटेड प्लोरीफेरेशन। अनरेगुलेटेड मतलब बिना रेगुलेशन, मतलब अगर तुम मान लो न्यूक्लियस से ऑर्डर आए कि आप सेल डिवाइड नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन वो कैंसर की सेल कर देगी, वो लेकिन नहीं हम करें, न्यूक्लियस आने का कुछ है तो सेंटर है, सेंटर रहे, ये पावर होता है कैंसर सेल्स, ये पावर। सेल डिवाइड इनडेफिनिटली, कोई शक ही नहीं इसमें, विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू द नॉर्मल ग्रोथ सिग्नल, सिग्नल भी नहीं देगा कि मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। मान लो न्यूक्लियस से ऑर्डर आया कि मुझे सेल डिवाइड करना है और हमारा जो सेंटर में बोलेगा ठीक है मैं एक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में डाल देता हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ सेल डिवाइड करने, या सेल डिवाइड हो ये भी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा। न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस तो मेरे अंदर ही, अब मैं बनाऊंगा देखो कितना बड़ा न्यूक्लियस क्या करता है, कुछ नहीं करता। ऐसा होता है कैंसर सेल्स। Absence of differentiation, cancer cells do not mature or specialize into specialized cell type. ये डिफरेंशिएट नहीं होती किसी में, एक सेल्स में दूसरे में नहीं बनेगी, वही सेम कॉपी होकर चला जाएगा, स्पेसिफिक कोई सेल टाइप पर नहीं जाएगी, सेम सेम रिपीट 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 रिपीट, इसलिए इंफेक्शन भी रिपीटेड करता है। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी और जो बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी होती है इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम जो आपका नीट है उसके अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दो टाइप से ट्यूमर हमारे कैंसर या नियोप्लाज्म की सेल बनाता है, एक होता है बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ऐसा ट्यूमर है या कैंसर का प्रॉपर्टीज है जिसका कैंसर का पार्ट है जिसमें मेटास्टेसिस नहीं होती, वो किसी पार्ट में होगा। मान लो तुम्हारी इसमें उंगली हो जाए तो डॉक्टर उंगली काट के निकाल देगा, इसे बोलेंगे बेनाइन ट्यूमर। जनरली अभी ये नॉर्मल है, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेटास्टेसिस नहीं हो रही।
मेटास्टेसिस का मतलब होता है जब तुम्हारा कैंसर एक ऑर्गन में तो है ही, अब ये बनेगा क्या, बाहुबली बनने वाला है, बस अब ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करेगा और हर एक पार्ट में जाएगा, तुम्हारे किडनी में जाएगा, लंग्स में जाएगा, तुम्हारे हार्ट में जाएगा, हर जगह जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, जिसमें तुम्हारी कैंसर की सेल एक जगह से दूसरे जगह मूव करनी रहती है सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन के। समझे? अभी आगे आगे वही सब लिखा दो। पहला बता दिया मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर, पहला अनवांटेड अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन कैंसर बोला जाता है। नियोप्लाज्म भी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की वर्क कराती है। खत्म। प्रॉपर्टीज में आ जाओ, पहला डिफिनेशन हो गया। प्रॉपर्टीज में अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन है, बिना किसी रेगुलेशन बिना किसी इंफॉर्मेशन के डिवाइड कर जाएगा। दूसरा अब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है इसमें, मतलब ये किसी और में चेंज नहीं होगा, सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इसलिए डिजीज में कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट हो जाती है। थर्ड मेटास्टेसिस सबसे खतरनाक और सबसे डिडेड पार्ट है इस कैंसर का। जब एक ऑर्गेनिज्म से उठ कर दूसरे में जाने लगे तो बोलते हैं मेटास्टेसिस। घुस क्या होगा यहाँ पे घुसना। मेटास्टेसिस क्या होता है, क्या होती है प्रॉपर्टी इसकी कैंसर? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो सेल उठ के अब कहीं पूरे तुम्हारे बॉडी में घूम रही है, तुम्हारे ब्रेन में जाएगी, तुम्हारे किडनी में जाएगी, तुम्हारे लंग्स में जाएगी, तुम्हारे लिवर में जाएगी। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन कैंसर पार्ट होता है, उसमें वो कहीं मूव नहीं करेगा, एक ही प्लेस पर रहेगा। मान लो तुम्हारे से टंग में हो गया, तुम्हारे पैर में होगा, तो डॉक्टर उसको काट के निकालते हैं और फिर तो स्प्लिट नहीं करेगा दोबारा। लेकिन अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म हो गया, तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा, तब तो मेटास्टेसिस नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा, पूरे बॉडी कवर हो जाएगी, सीधा डेड। बीच में कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ता इसके बाद। तो यहाँ पे इसे लिखा भी है, देख लो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट फीयरेड प्रॉपर्टी। मोस्ट फीयरेड प्रॉपर्टी है इसकी मेटास्टेसिस, बहुत ही खतरनाक ड्रेडेड प्रॉपर्टी है इसकी मेटास्टेसिस। प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन को इंफॉर्मेशन नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं करेगा, अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन करेगा और एब्नॉर्मल ग्रोथ करेगा और क्या करेगा, और क्या, हाँ मेटास्टेसिस करेगा। बस हो गया। नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स पे। बेनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर। पहले तुमको बता दिया बेनाइन ट्यूमर क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, एनसीईआरटी में दिया गया था। क्या बेनाइन ट्यूमर, जिसमें क्या होता है, अभी स्टार्टिंग का फेस है, उतना रिस्क नहीं है, अभी चीजें बच सकती हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में हुआ है उसको, जिस ऑर्गन में हुआ उसको काट के निकाल दो, इसमें मेटास्टेसिस नहीं होती। फिर से सुनो, बेनाइन ट्यूमर अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा सेफ है, मेटास्टेसिस नहीं हो रही है, और जिस ऑर्गन में हुआ उस ऑर्गन को एलिमिनेट करके आप हटा सकते हैं। तो ये सेफ पार्ट है। लेकिन आप मेलिग्नेंट ट्यूमर के पार्ट में आते हैं, आप पार्ट ऑफ मतलब हो सकते हो ये न्यूप्लाज्म है, जिसमें क्या होता है, कैंसर या ट्यूमर सेल्स मूव फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू अनदर, एक से उठ के दूसरे में आने लगेगी, पूरा एकदम खतरनाक वाला स्प्रेड हो जाएगा, मेटास्टेसिस करेगी, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ होगा। तो यही है दोनों के बीच में डिफरेंस, बेनाइन में और मैलिग्नेंट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज देख लेते हैं। benign tumor remain confined to their original location, अपनी एक ही जगह ओरिजिनल लोकेशन पे रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, कहीं नहीं फैलेगा, नहीं मेटास्टेसिस नहीं करेगा, सेफ पीरियड है, जिस ऑर्गन में होगा उस ऑर्गन को काट के निकाल सकते हैं। डू नॉट स्प्रेड कॉज लेटेल डैमेज, से बोला डैमेज कर रहा है, उससे सेफ पीरियड दिख नहीं रहेगा स्लाइड, हाँ ठीक, आप देख सकते हैं। उसके बाद वहां पे देखिए मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर मास ऑफ प्लोरिफेरेटिंग सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं, नियोप्लाज्म बहुत जल्दी फैल जाएगा, मेटास्टेसिस होगा, अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, आप इसमें मर भी सकते हैं, डेड भी हो सकती है, हमेशा के लिए जा भी सकते हैं। दैट इन्वेड्स एंड
डैमेज सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू को घुस के अंदर तक डैमेज करेगा। इन्वेट्स का मतलब यही होता है, जैसे इंडिया इन्वेट्स पाकिस्तान, उसी तरह कैंसर इन्वेट नॉर्मल सेल विद द हेल्प ऑफ गन। गन नहीं, इन्फेक्टर एजेंट, गन से नहीं मारेगा, इन्फेक्टर एजेंट जिसके पास होते हैं उससे मार, उसकी प्रोटीन जो खा जाए, बस हो गया। ये बोल देते हैं मैलिग्नेंट, सॉरी मैलिग्नेंट में बोलते हैं। तो दो प्रकार के, बेनाइन मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब नॉर्मल है, तो पहला स्टेज है, लिटिल डैमेज करेगा, मेटास्टेसिस नहीं करेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, जिस पार्ट ऑर्गन में हो उसको काट को निकाल सकते हो उसको। मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस करेगा, हाई रिस्क है, डेडेड है, डेडली है, और जिस पार्ट में पार्ट को काटने फाटने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा फैल चुका है, हर पार्ट में तुम्हारे चला गया है मैलिग्नेंट, मेटास्टेसिस कर रहा है। मेटास्टेसिस क्या है? जब एक कैंसर या ट्यूमर या न्यूप्लाज्म की सेल एक जगह से हर बॉडी में फैलने लगे, उसे बोल देते हैं मेटास्टेसिस। कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर के जो कॉज होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे केमिकल एजेंट, चाहे बायोलॉजिकल एजेंट, उसी को बोलते हैं कार्सिनोजेन। और लोगों को कार्सिनोजेन नहीं पता होता है। व्हाट इज कार्सिनोजेन? कार्सिनोजेन क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट। जैसे एलर्जन क्या होता है? एलर्जी कॉजिंग एजेंट। उसी तरह कैंसर कॉजिंग एजेंट कैंसर, कार्सिनोजेन, कैंसर कॉजिंग एजेंट कार्सिनोजेन। कैंसर करने वाला जो एजेंट होगा, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है बॉडी में, उसे कार्सिनोजेन बोलेंगे। और हाँ, इसी को कार्सिनोजेन बोलेंगे। जैसे मान लो कोई मान तुमको कोई 5 थप्पड़ मार दिया, तुम रोने लगे, तो तुम्हारे रोने का कारण कौन? जो तुमको थप्पड़ मारा है। तो उसी तरह से समझ लो, कैंसर हो गया, क्यों हो गया, उसका कारण क्या है? फिजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल, केमिकल हो सकता है। तो तीनों क्या है? तीनों क्या है? कैंसर की कॉजिंग करने वाले, कैंसर कॉज करने वाले। क्या बोलेंगे? सो नाम क्या है इसका? कार्सिनोजेन। कैंसर कॉज करने वाला कार्सिनोजेन कहलाता है। इसमें फिजिकल एजेंट होगा, बायोलॉजिकल एजेंट होगा और केमिकल एजेंट होगा। अब तीनों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या। फिजिकल एजेंट, ये देख लीजिए, कैंसर कॉजिंग एजेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के लाइन है, देख सकते हैं इसको। ठीक, फिजिकल एजेंट क्या होता है? फिजिकल एजेंट, पहले हम बात करेंगे इसके फिजिकल एजेंट्स की। ये फिजिकल एजेंट्स क्या है? फिजिकल एजेंट इसके क्या है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कुछ तरह से। मैं दिख रहा है क्या? यहाँ से कुछ फिजिकल एजेंट क्या है? ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। जब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरे कराएं, गामा रेज कॉज डीएनए डैमेज, इसे ज्यादा हमेशा एक्सरे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मसल सबको पेनेट्रेट करने के बाद तब जाकर कहीं बोन्स का स्ट्रक्चर लेता है, तो हमारे कहीं मसल्स हमारी कहीं उसमें फोर्स हो रहे हैं, इसकी वजह से हमेशा एक्सरे गामा रेडिएशन का यूज नहीं करना चाहिए। हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है, अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन भी हो सकता है, स्टार्ट हो जाए पता चला उसी से। तो हमेशा आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज हमें नहीं करना है, ये हमारा फिजिकल एजेंट का पहला पार्ट, से कैंसर हो जाता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेस का यूज कर सकते हो जो सन से आती है, लीड टू डीएनए म्यूटेशन। मान लो तुम अगर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करना चाहते हो, कि चलो आयोनाइजिंग नहीं यूज करेंगे तो नॉन आयोनाइजिंग यूज करेंगे, लेकिन अगर उसको यूज करोगे तो तुम्हारा क्या डैमेज हो जा रहा है? डीएनए म्यूटेशन हो जाएगा। असल बनाना था ह्यूमन, बन गया बकरी, बन गया डॉगी, ठीक है, तो इसमें वेरिएशन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा तुम्हारा। और उसके बाद टोबैको स्मोक, तंबाकू खाने वाले, मेजर केमिकल कार्सिनोजन होता है इसमें। तंबाकू खाने वाले जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मेजर कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजन होता है। हैवीली लिंक्ड टू कैंसर, लंग कैंसर। जो जिन्हें तंबाकू खाते हैं ना उनको ज्यादातर क्या होता है? लंग कैंसर, लंग्स से प्रॉब्लम होता है, लंग्स में कैंसर हो जाता है। इंडस्ट्रियल केमिकल, वेरियस टॉक्सिन एंड डाई दैट अल्टर सेलुलर डीएनए। इंडस्ट्रियल में भी हो सकता है, बहुत लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, मास्क लगाते हैं, प्रॉपर यूज नहीं करते और हाइजीन का यूज नहीं करते, उसमें से उनका डीएनए में अल्टरनेशन हो जाता है, तो उनको भी हो जाता है। तो ये तुम्हारे फिजिकल एजेंट हो गए। आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे ज्यादा नहीं कराना है, नॉन आयोनाइजिंग में यूवी नहीं यूज करना है, डीएनए म्यूटेट हो जाएगा। तीसरा
इंडस्ट्री वाला चीजें यूज नहीं करना, यहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा है या ज्यादा बहुत ज्यादा कैसा तुम्हारा इंडस्ट्रियल केमिकल वहां नहीं रहना है, टोबैको नहीं खाना है, तम्बाकू नशा पानी नहीं करना है, जिसकी वजह से क्या होगा तुम्हें कार्सिनोजेन बहुत ज्यादा तुम्हारे बॉडी में चला जाएगा, कैंसर हो जाएगा। इससे तम्बाकू वमाकू ये सब नहीं खाना है, टोबैको का यूज नहीं करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में। फिजिकल एजेंट हमारे यही है जो बाहर से ले सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में ऑन्कोजेनिक वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस दैट प्रोजेस वायरल ऑन्कोजेन, ऑन्कोजेन ही कैंसर की सेल्स को बोल देते हैं, ऑन्कोजेन दूसरा नाम होता है उसका, और बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऑन्कोजेनिक वायरस वो कौन से होते हैं, तो बीमारी जो कैंसर कॉजिंग वायरस दैट प्रोजेस वायरल ऑन्कोजेन, जब कैंसर कॉजिंग जो तुम्हारी सेल्स है अगर उसके ऊपर वायरल ऑन्कोजेंस होती है, मतलब उसकी सेल्स के ऊपर अगर वायरल चीजें हैं तो तुम्हें इन्फेक्ट कर रही है, तुम्हें कैंसर कॉज कर रही है, तो तुम्हारे क्या कहलाएगा, ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक, सेलुलर ऑन्कोजेन क्या है, नॉर्मल सेलुलर जीन जैसे प्रोटोऑन्किन प्रेजेंट इन हेल्दी सेल दैट कॉज कैंसर व्हेन एक्टिवेटेड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। मतलब सेलुलर ऑन्कोजेन क्या है, तुम्हारे बॉडी में सेलुलर ऑन्कोजेन होते हैं, ऑन्को बोलते हैं उसको, वो नॉर्मल है, कोई चीज वो नहीं कर रही कैंसर, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन में करती है, हमारा तुम्हारे जीन म्यूटेशन हो गया, सेल को डिवाइड करके तुम्हें जीवन जीतो जीतरी में जाना चाहिए था, लेकिन वो उसमें न जाए किसी और में चले गए, जीन म्यूटेट हो गई, इसकी वजह से जो तुम्हारी प्रोटोऑन्को है वो भी वेरिएशन करके कैंसर कर। तो दो चीजें हैं, ऑन्कोजेनिक, मान लो कार्सिनोजेन के ऊपर ही तुम्हारा कोई वायरस लगा तो ऑन्कोजेनिक वायरस, दूसरा अगर तुम्हारी सेल म्यूटेट हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल म्यूटेट हो गई तब जो बनेंगे प्रोटोऑन्को जीन्स में प्रॉब्लम हो गया, मतलब तुम्हारी सेल्स कुछ फंक्शन कर रहे थे लेकिन ज्यादा म्यूटेशन हो गया, कुछ बनाना था कुछ और बन गया, तो उसे क्या बनेगा, प्रोटोऑन्को जीन्स में वेरिएशन होगा, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये तुम्हारे दो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डायग्नोस्टिक एंड डिटेक्शन। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, मतलब पता करना है कि वो कैंसर की नहीं, तो कौन कौन से ऐसे वेरिएशन ऑफ टेस्ट होते हैं जिसके वजह से हम ये मतलब वो कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं। पहला चीज जो एनसीईआरटी में यहाँ देखो पहला चीज क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है बायोप्सी एंड histopathological study. A piece of suspected tissue is stained and explained या examined under microscope. बायोप्सी में क्या होता है कि जिस पार्ट में या जिस ऑर्गन में तुम्हारे रहेगा वो कैंसर, उसको काट के टिश्यू पैथोलॉजिकल हिस्टोलॉजी बोलते हैं टिश्यू की स्टडी को, तो हम जनरली उसको माइक्रोस्कोप में डाल के उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि इसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं कि नहीं, इसे बायोप्सी बोलते हैं। पहला। सेकेंड, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, ब्लड की टेस्ट होगी और बोन मैरो टेस्ट। ब्लड में टेस्ट होगा ब्लड और बोन मैरो में हम जनरली टेस्ट करते हैं तो उसका WBC करते हैं, तो कहां पर लिखा हुआ है, WBC नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूकोमिया बोलते हैं उसको, इससे लिंक हम करेंगे WBC का, बताता हूँ कहानी क्या है। WBC मेरी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 10,000 के अंदर होना चाहिए, मतलब 4,000 से 10,000 के अंदर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर इससे कहीं ज्यादा हो रही है, 13,000 12,000 ऐसे हो रही है, तो फिर वो ल्यूकोमिया कॉज कर सकती है। ठीक है, फिर वो ल्यूकोमिया कॉज कर सकती है, तो इसके नंबर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा, और WBC पढ़ने का कारण क्या होता है, पहला ज्यादा नारियल पानी कोकोनट ऑयल नहीं होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उसका जो ऑयल होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होता है, तो जो न्यूक्लियस हमारे WBC में पाया जाता है, अगर तुम ज्यादा एक्सेसिव नारियल पानी पियोगे तो तुम्हारी WBC बढ़ जाएगी, तो वो भी एक कॉज हो सकता है तुम्हें कैंसर कॉज करने, तो उसको लिमिट है पीना, ज्यादा नहीं, मतलब हफ्ते में महीने में 2 ऐसे करके, क्योंकि उससे तुम्हारी WBC की अमाउंट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे WBC को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देगा, उसके फंक्शन को बढ़ाएगा। तुम सेल डिवाइड करो, इतना तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम डिवाइड भी नहीं कर रहे हो, तो WBC बहुत ज्यादा फाइब्रोसाइटिस करने लगेगा और अलग अलग सेल्स को इन्फेक्ट करने लगेगा, ज्यादा बढ़ने वजह से तुम्हारी सेल डैमेज होने लगेगी।
और इसको पढ़ने को ल्यूकेमिया बोलते हैं। तीसरा होता है रेडियोग्राफी, एक्सरे का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। यूज एक्सरे टू डिटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर से बोलते हैं रेडियोग्राफी। फोर्थ पार्ट होता है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम अल्फा इंटरफेरॉन्स टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर। डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्यूमर को हम किसका यूज करते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन्स, जिसके अंदर किसके आता है? इम्यूनोथेरेपी के अंदर आता है। रेडियो में एक्सरे का, इम्यूनोथेरेपी में हम अल्फा इंटरफेरॉन्स का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी भी होता है, जिसमें हम क्या करेंगे? मिक्स सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी, तीनों चीज चला सकते हैं। कॉम्बिनेशन तीनों का यूज करें, रेडिएशन का भी यूज करें, कीमो का भी यूज करें, और हम मिक्स सर्जरी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे डायग्नोसिस है। बायोप्सी है, ब्लड बोन मैरो टेस्ट लिखोगे, डब्ल्यूबीसी जो अमाउंट बढ़ जाता है, और रेडियोग्राफी है, जिसमें हम एक्सरे का यूज करेंगे, इम्यूनोथेरेपी अल्फा इंटरफेरॉन्स का यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी में मिक्स सर्जरी या रेडिएशन या कीमोथेरेपी का यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी कर सकते हैं। तो ये हमारे डायग्नोसिस होगा। और एक अभी 3 डायग्नोसिस और भी हैं, जिसमें पहला तीसरा लास्ट 3 है। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन बोलते हैं, इसमें भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे का यूज हो रहा है। 3 डायमेंशनल इमेज क्या करने, प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम ये भी एक तरह से रॉन्ग ही है, इसको हमें नहीं करना चाहिए ज्यादा एक्सरे। ये भी तरह से, एक तरह से ये हमारा रेडिएशन ही होगा, हम रेडिएशन का यूज कर रहे हैं जो हमें कॉज कर सकता है। सबसे बेस्ट यहाँ पे सुनिए, सबसे बेस्ट होता है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है? हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं, जिससे हमारा पैथोजन इजीली डिटेक्ट हो जाता है और हमारे टिश्यू को कोई हार्म नहीं होता है। सबसे बेस्ट है एमआरआई सबसे बेस्ट। जैसे आपकी पूरी बॉडी की जांच हो जाएगी, और क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज होता है, जिससे क्या होगा? आपकी बॉडी और टिश्यू पर कोई इफेक्ट नहीं है। लास्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक, जिसमें हम एंटीबॉडीज या डीएनए प्रोब टू डिटेक्ट इनहेरिटेंस। ये पहले से ही जनरेशन में चलता तो नहीं आएगा कि आप में भी है, तो इसका भी हम ऐसे लास्ट में चेक करते हैं। तो ये कुछ हमारे डायग्नोसिस है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी है, अल्फा इंटरफेरेंस का यूज कर रहे हैं, कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, एमआरआई करा लो सबसे बढ़िया, सीटी स्कैन है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें भी एक्सरे का और यूज हो रहा है, बायोप्सी है, ब्लड बोन मैरो टेस्ट है, जिसमें ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। ये सब कुछ वेरिएशन टेस्ट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सबसे लास्ट पार्ट। अब आ गए हैं टॉपिक की, छोटा सा जो पार्ट था हमारा, ट्रीटमेंट कैसे होगा। इसके 3 ट्रीटमेंट हैं। पहला है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन, और तीसरा हमारा है कीमोथेरेपी। पहला है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है कीमोथेरेपी। सर्जरी में हम इसको डायरेक्ट काट के बाहर निकाल देंगे। सर्जरी में क्या करेंगे? सर्जिकल रिमूवल ऑफ लोकलाइज्ड ट्यूमर मासेस, जहां पे भी है उसको सर्जरी करके निकाल दो। रेडिएशन थेरेपी में हम ट्यूमर सेल आर irradiated lethally while taking care of surrounding। रेडिएशन में हम गामा रेज की यूज करते हैं, जनरली यूवी रेज का यूज नहीं करते। पहले बताया था क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारे सेलुलर डीएनए म्यूटेशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकती है, लेकिन हम गामा रेज का यूज करते हैं, हाइब्रिडिंग होता है, और ये ट्यूमर सेल्स को मार भी देता है और डिस्ट्रॉय कर देगा, और नॉर्मल सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। रेडिएशन थेरेपी पहला सर्जिकल, सर्जरी से निकाल दो, अगर कहीं कंफाइंड है तब। जनरली बेनाइन केस में हम सर्जरी लगा देते हैं। रेडिएशन का यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा फैल गया तो उसके क्या कहीं ऐसे जगह है जहां तुम कट नहीं कर सकते, इसलिए हम रेडिएशन का यूज करते हैं, जिसमें गामा रेडिएशन का यूज होता है। और हम कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं? जनरली स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग्स में कॉज, हम कीमोथेरेपी में हम जनरली एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग, जो कि उसके अपोजिट काम करें, जिसमें साइड इफेक्ट हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, बाल पूरा झड़ जाएगा, और बॉडी में एनीमिया मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम है या ब्लड की जो काउंटिंग है वो तुम्हारी एकदम घट के बराबर खत्म कहानी है। ब्लड घटेगा, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, तुम्हारी ब्लड की काउंटिंग घटेगी और हेयर लॉस होगा। ये कीमोथेरेपी। सर्जिकल में हम पूरा तरह से उड़ा देंगे। रेडिएशन में हम रेडिएशन का यूज करेंगे, गामा रेडिएशन का, नॉन रेडिएशन का यूज कर सकते हैं। और कीमो में हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, जनरली एंटी ड्रग्स का यूज करेंगे, जिससे हेयर लॉस होगा और एनीमिया हो जाएगी, ब्लड की लॉसेस, ब्लड की नंबर, ब्लड की काउंटिंग घट जाएगी और हेयर लॉस हो जाएगा। ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। और एक चीज और है कि जनरली हम जो कैंसर का जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें क्या है कि इसका जनरली हम इसको हम बस प्रिवेंट करते हैं। मान लो कि कहीं बॉडी में बहुत ज्यादा जगह जगह फैल गया तो हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन का यूज करके हम इसको थोड़ा रोक दें, क्योंकि पता है कैंसर में सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये कैंसर की सेल एपोप्टोसिस नहीं करती, मरती ही नहीं है। कैंसर की सेल इमोर्टल है, कभी डेड नहीं होती है।
जल्दी नहीं, मतलब डेड नहीं होती एकदम, मतलब कंटिन्यू चल डिवाइड करते रहेगी, ये डेड ही नहीं होगी कैंसर की सेल। कैंसर की सेल जल्दी डेड होगा नहीं करेगी। और तुम जिन्हें जितने में डायग्नोज बना उसका यूज कर सकते हो और टेस्टेस का यूज कर सकते हो तुम। तो ये सब हमने तुमको वेरिएशन बता दी। अब हम जो लास्ट आपको बता रहे थे कि जो कैंसर होता है हमारा वो मतलब वो डेड नहीं होता, इमोर्टल होता है, एपोप्टोसिस नहीं होती उसकी। इसीलिए हम जनरली जब हम एंटी ड्रग्स देते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि हम बस उसको प्रिवेंट करते हैं कि अगर इस हाथ पे फैला हुआ है तो इसको मैं से रोक दें। मतलब जो केमिकल का यूज करें बस यही केमिकल का ऐसा यूज करें कि बस इसी पार्ट में रहे। इसको जो हम दवा यूज करते हैं वो काम कहाँ करती है, वो केवल इसको रोकने का काम करती है कि और ये फैले ना। ऐसा नहीं कि तुम कीमोथेरेपी लगा रहे हो तुमको डॉक्टर बोल दिया कि चलो हमारा कैंसर खत्म हो जाए, इसको रोका जा रहा है, केवल रोका जा रहा है। यहाँ पे इसको प्रिवेंट किया जा रहा है केवल, यहाँ पे बस अब रुका रहेगा, इसके बाहर अब कहीं और नहीं जाएगा। अगर मान लो तुम सेफेस्ट पीरियड में हो और यहाँ रुक गया, इसके बाहर नहीं जा रहा है तो उस पार्ट को काट के निकाल हमेशा के लिए पता। लेकिन अगर पूरी बॉडी फैल चुका है तो कितने रेडिएशन का यूज करें, कितना भी वो उसका केमिकल कॉम्बिनेशन का यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्जिकल का मेथड कहाँ का यूज करो, यहाँ काटोगे और चला उधर निकल गया, उधर काटा उधर निकल गया, तो उसका फिर यूजिंग नहीं। सबसे बेस्ट अगर सर्जिकल का यूज होता तो बेनाइन ट्यूमर। कंक्लूजन करते हैं, लास्ट वाइंड अप होता है, लेक्चर हमारा खत्म होगा। अब कुछ नीट रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इधर आ जाते हैं हम, थोड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन आपको थोड़ा बढ़िया दिखना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कैंसर। कैंसर के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, मैं कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट किया, उससे नीचे झुकना पड़ रहा है। पहला, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन बोलते हैं, सीटी स्कैन हाँ हो सकते, और मैग्नेटिक डिटेक्ट कैंसर इंटरनल ऑर्गन, बात सही, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसर सेल, अच्छा नॉर्मल सेल को मार दोगे तो फॉल्स है। अल्फा इंट्रॉन्स हम इम्यून सिस्टम को हेल्प करने में यूज करते हैं। इम्यून सिस्टम का जनरली क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम कैंसर के इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो, कैंसर डिस्ट्रॉय हो जाए, कैंसर कैसे डिस्ट्रॉय, ये ट्रू है। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट डिक्रीजेस, ब्लड सेल काउंट डिक्रीजेस। ल्यूकेमिया में क्या होता है, आरबीसी घटती है लेकिन ब्लड सेल की बोल रहा नहीं, ब्लड सेल का मतलब इसमें डब्ल्यूबीसी भी है और इसमें आरबीसी भी है और इसमें तुम्हारा प्लेटलेट्स भी है, तीनों है। मान लो ये तुम्हारा ये एनीमिया हो रहा है कि आरबीसी घट रही है लेकिन डब्ल्यूबीसी तो बढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो मोटा मोटा ये तुम्हारा सही है और ये सही है, तो ए और सी कहां है, ये नहीं है, ये सी, ये सी आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं, मतलब वो काम कौन सा वो नहीं करता है। तो दे कंपीट टू नॉर्मल सेल पावर, हाँ दूसरे सेल की न्यूट्रॉन को निकाल लेता है, ये तो भैया इसकी प्रॉपर्टी है, ट्रू है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन एरिया ऑफ फॉर्मेशन, मान लो मैलिग्नेंट होगा तो फैलेगा भी, ऐसा नहीं कि किसी जगह रुका रहेगा, ये भी भाई सब सही है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दे डिवाइड अनकंट्रोल, हाँ एकदम अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड मैनर में डिवाइड करेगा, ये भी सही है। लेकिन दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, मतलब वो नॉर्मल सेल बोले कि तुम रुक जाओ तो वो डिवाइड नहीं करना, तो रुक जाएगा नहीं, वो तो किसी को मानता है, न्यूक्लियस को भी बोल देता है हम डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं कर पाओ। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन का कौन सही है, फोर्थ ऑप्शन से। थर्ड क्वेश्चन, which of the following is used to the treatment of cancer active immune system and destroy, immune system है तुमको पता है, अल्फा इंट्रॉन का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, material that causes neoplasmic transformation cancer by damaging DNA and ionizing radiations like, कौन से ऐसे रेडिएशन का हम यूज करते हैं जिससे तुम्हारा क्या होता है, कौन से ऐसे रेडिएशन का हम यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा, हम उसका यूज करते हैं कैंसर या न्यूप्लाज्मिक के ट्रीटमेंट में। यूवी का यूज नहीं करेंगे कि इससे क्या होगा, हो रहा था जीन
म्यूटेशन, इसका भी यूज नहीं कर पाएंगे, इसका यूज होता ही नहीं है। गामा रे इसका खत्म, क्योंकि इसकी क्या होती है, हाई पेनिट्रेशन। होगा ना। पांचवा क्वेश्चन, द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर डिस्टिंग साइट्स थ्रू ब्लड लिंक टू द सेकेंडरी इज नोन एज मेटास्टेसिस। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, मेटास्टेसिस। एक जगह से कैंसर सेल दूसरे चली गई, क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस हो जाना। मेलिग्नेंट ट्यूमर का पार्ट है, बहुत डिटेल्ड है। छठवां क्वेश्चन, transformation of normal cell into cancer cell neoplasm can be induced by the various carcinogen which of the following is known as the chemical carcinogen present in the tobacco। टोबैको के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो लंग्स कैंसर में यूज करेंगे नहीं, इफेक्ट करती है, लंग्स कैंसर कॉज करती है। तो देखो ये निकोटीन तो है, इसको ऑप्शन में मार देना। निकोटीन हमें ये एडिक्शन कराता है, जिसकी वजह से लोग तंबाकू, भांग, नशा जो भी करते हैं उसकी इसकी वजह से करते हैं, ये होता है। लेकिन मैं हमारा जो यहाँ पे केमिकल कार्सिनोजेन पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या, बेंजोपायरिन चार कंपोनेंट्स। सी, निकोटीन की वजह से एडिक्शन, लेकिन केमिकल पूछा है ना, केमिकल कार्सिनोजेन, तो बेंजोपायरिन चार कंपोनेंट्स। सातवां क्वेश्चन रीड करना है कौन सही है। सीटी स्कैन में या नॉन आयोनिक रेडिएशन कब से यूज होने लगा, पहला ऑप्शन खत्म। सीटी स्कैन में नॉन आयोनिक रेडिएशन का एक्सरे का यूज किया था, भले 3D में जाता है लेकिन वो नॉन आयोनाइजिंग नहीं है, वो आयोनाइजिंग है। मैग्नेटिक में हम स्ट्रॉन्ग फील्ड नॉन आयोनाइजिंग का यूज करते हैं, पैथोलॉजिकल रिलेटेड के लिए, चेंजेस के लिए चीजें बच जाती हैं, नॉर्मल सेल इफेक्ट नहीं होता है, बात सही है। तो फोर्थ ऑप्शन टिक कर। आठवां क्वेश्चन पे, नॉर्मल सेल कंटेंट जीन, कौन सा जीन, कोई जीन्स होता है इसमें, डब्ल्यू होता है कि एक्सप्रेसर होता है कि प्रोटो होता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ। विच एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन टू फॉर्म ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन का मतलब कैंसर सेल फॉर्म कर लेगा। वाह वाह वाह। ऐसी कौन सी सेल है जो हमारे अंदर होती है, नॉर्मली हेल्दी ह्यूमन में होती है, लेकिन अगर कोई फंक्शन चेंज हो जाए सेल्स के अंदर बताया था पीछे बताया था, सेल्स के अंदर कौन सी फंक्शन चेंज है जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन की सी ऑन्कोजीन या खराब वाली जो तुम्हारी कौन सी चेन ऑन्कोजेनिक में बदल जाता है, वो क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये हमारे बॉडी में तो होता है, हेल्दी ह्यूमन में होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ वेरिएशन हो, जीन मान लो सेल डिवीजन करा, जीवन की कुछ में जाना है, जीवन S2 में जाना है, लेकिन नहीं गया, कुछ चेंज कर दिया, म्यूटेशन हो गया, तो प्रोटो ऑन्कोजीन भी चेंज हो जाए। तो नॉर्मल सेल के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन है जो कि कंडीशन पे भी चेंज होता है। तो ऐसा कुछ है, कंडीशनल में कौन सी जीन चेंज होती है, सेल के अंदर होती है हेल्दी ह्यूमन में, तो प्रोटो ऑन्कोजीन। नौवां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूमर, ट्यूमर के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, ये क्या बताओ। ट्यूमर की सेल प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस शो करती है। बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस कब होने लगा, तो बताया था बेनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस तो नहीं करता, मेलिग्नेंट करता है, कट गया। मेलिग्नेंट ट्यूमर कन्फाइंड, मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर में तो मेटास्टेसिस होती है, उल्टा बोल रहा है, ये भी गलत है। मेलिग्नेंट में तो क्या होता है, चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बेनाइन ट्यूमर ग्रो वेरी रैपिडली एंड डैमेज सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, वेरी ग्रो रैपिडली, ये तो सेफ पीरियड होता है, मतलब सेफ है ये, अभी तुम बच्चे हो, इतना जल्दी डिवाइड नहीं कर रहा है, नहीं तो तेज डिवाइड होगा तो मैलिग्नेंट फॉर्म कर लेगा, ये भी गलत होगा। मतलब ऑप्शन थर्ड तुम्हारा सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आज के इस कैंसर स्टूडेंट्स टॉपिक पे, लास्ट क्वेश्चन, why are cancer patient often administered biological response modifier alpha interferons as a part of treatment, का हम क्यों यूज करते हैं, और जहां पे भी अल्फा इंटरफेरॉन होगा उसका एक ही आंसर ऑप्शन में आना, जहां लिखा होगा अल्फा इंटरफेरॉन डायरेक्ट इम्यून सिस्टम, अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम अल्फा इंटरफेरॉन, इम्यून सिस्टम दिया है अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन दिया इम्यून सिस्टम, अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम अल्फा इंटरफेरॉन, जहां ये दिया है अल्फा इंटरफेरॉन डायरेक्ट इम्यून सिस्टम फॉलो करना है, और ऑप्शन में कहीं देखना ही नहीं है, अल्फा इंटरफेरॉन मिल गया बस, पेशेंट सफरिंग इम्यून सिस्टम खत्म। थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ये वाला थर्ड करेक्ट। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कैंसर, जिसके ऊपर आए अभी नीट ने आपके एनसीईआरटी बेस्ड ट्रीटमेंट के कुछ बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और नीट के भी एमपी के थे, जो भी क्वेश्चन थे 10-12 क्वेश्चन, जो भी यहाँ पे 10 है 10 क्वेश्चन, तो उसको डिस्कस किया गया है। तो मिलते हैं फिर, ठीक है, मिलते हैं फिर
किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी क्लास 12 में किसी और लेक्चर पे, फिर किसी बेस्ट टॉपिक में, बेसिक मैथमेटिक्स या किसी और टॉपिक पे लेक्चर आने वाला है, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री से। फिर ऐसे अल्टरनेट आते रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। 10-12 क्वेश्चन एक ही टॉपिक हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय।